हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम वीकली करंट अफेयर सीरीज को कवर करते हुए आज कवर करेंगे 4 से 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली न्यूज हमारे पास, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 3 लाख US$ टू UN वुमेन। एक संस्था में इंडिया ने कंट्रीब्यूशन दिया है अराउंड 3 लाख US$ का। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? UN वुमेन। अब इसकी अगर आप फुल फॉर्म की बात करें UN वुमेन की, तो दैट इज UN एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो कहीं ना कहीं नाम से ही पता चल रहा है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को लेकर काम करने वाली एक संस्था है। ये इंफॉर्मेशन किसने दी है? हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में जो है वो कौन है? TS तिरुमूर्ति। उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है। यहां से मुझे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पता चल जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले हमारे पास सितंबर 2020 में इंडिया और अफगानिस्तान को हमारे पास मेंबरशिप मिली थी। किस चीज की? UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। एशिया पैसिफिक से इंडिया और अफगानिस्तान को यहां पर मेंबरशिप मिली थी। हमने चाइना को यहां पर बीट किया था। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहने चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं UN वुमेन की, तो ये कोई ज्यादा पुरानी संस्था नहीं है। 2010 से ही हमारे पास ये एस्टेब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने मिलेगा? न्यूयॉर्क में। चलिए अगर थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बात करें तो हमारे पास वुमेन डेवलपमेंट को लेकर कई सारी चीजें चल रही हैं। जैसे हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG, जो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास लागू हो चुके हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन से नंबर का गोल जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात करता है? ओके, करेक्ट आंसर है बच्चों हमारे पास, करेक्ट आंसर बन जाता है गोल नंबर 5। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5। ओके, चलिए जाके चलते हैं। NIIFL, ठीक है, इसने पहली इन्वेस्टमेंट की है हेल्थ सेक्टर में। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, संस्था है क्या। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ठीक है, NIIFL के नाम से। ओके, इसने हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है अभी 2100 करोड़ की। किसमें? मणिपाल हॉस्पिटल्स में। अगर मैं मणिपाल हॉस्पिटल्स की बात करूं बच्चों, तो ये हॉस्पिटल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चेन है भारत में, और इवन मलेशिया में भी इन्होंने अभी एक ग्रुप को ओवरटेक किया था। तो मणिपाल हॉस्पिटल की प्रेजेंस आपको इंडिया और मलेशिया दोनों जगह देखने को मिल जाएगी। ये NIIFL की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पास देखने को मिल रही है इस तरह हॉस्पिटल्स में। तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ सेक्टर को, भारत के हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर को लेकर पूरे वर्ल्ड में कंसर्न जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। मुझे सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं, हेल्थ केयर सेक्टर को इंडिया में बहुत बड़ा पुश कब मिला? जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जी आप आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जो लास्ट बजट आया था उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम है जिसमें 10 करोड़ फैमिलीज को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लास्ट जो बजट आया था हमारा उसमें कितना पैसा एलोकेट किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। ओके, तो दैट इज 6400 करोड़ रुपीज। 6400 करोड़ रुपीज पैसा जो है वो एलोकेट किया गया था हमारे पास, याद रखिएगा, फॉर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट, पेपाल लॉन्चेस क्रिप्टो करेंसी चेकआउट सर्विस। अब देखिए, पेपाल की तरफ से, पेपाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेमेंट को फैसिलिटेट करने वाली कंपनीज में से एक है और यूएसए की कंपनी है। इसने अलाउ किया है कि ये जो यूएस के सिटीजन्स है वो क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को हमारे पास जो नॉर्मल करेंसी है जैसे फिएट करेंसी है उसको उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जैसे बिटकॉइन को हमारे पास, लिटकॉइन को
कैश में कन्वर्ट ये करा सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ अभी यूएस के सिटीजन को दी गई है, आगे चलकर हो सकता है कि ये फैसिलिटी और जगह पर भी प्रोवाइड की जाए। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बात करूँ, यहाँ पर समझने के रिगार्डिंग बात करूँ, सो ये जो डिजिटल करेंसीज होती हैं, इनका जो आज की डेट में यूजेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डिजिटल करेंसी में हमारे पास क्या आएगा, बिटकॉइन, इथर्नियम, ठीक है, रिपल, लाइटकॉइन, देयर सो मेनी डिजिटल करेंसीज। और याद रखना डिजिटल करेंसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, या फिर इसको बोलते हैं वर्चुअल करेंसी। तो ये आपको अगर कहीं नाम दिखाई दे जाए, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, तो मतलब इसका सेम ही होता है। अभी हमने न्यूज भी सुनी थी कि आरबीआई जल्द ही अपनी एक खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। सो देखिए इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस चीज का बढ़ चुका है कि हमारे पास सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने पे मजबूर हो चुके हैं। इवन अगर मैं बात करूं पेपाल की खास बात क्या है कि एलोन मस्क जो वर्ल्ड के सबसे विजनरी पर्सन में से काउंट होते हैं, ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पेपाल। ये पेपाल के एक फाउंडर में से एक थे। आज पेपाल एक वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज में से एक है जो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए काम करती है। ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि वर्चुअल करेंसी इज आल्सो नोन एज डिजिटल करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इसमें यूज होती है। अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की एंटिटी फेसबुक, एफबी, इसने भी कहा है कि अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी होगी उसका नाम क्या होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो फेसबुक की डिजिटल करेंसी है उसका नाम क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपने याद रखना है बच्चों कि जो करेंसी का नाम रहेगा वो रहेगा डाइम। पहले लिब्रा नाम था, लेकिन अब जो लेटेस्ट नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले लिब्रा नाम दिया गया था, बाद में अभी फेसबुक की रीसेंट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग करेंसी का नाम रहेगा डाइम, और ये रस्ट लैंग्वेज में लिखी जाएगी। लैंग्वेज भी याद रख लेना, कौन सी लैंग्वेज में, रस्ट लैंग्वेज में। डिजिटल करेंसीज के लिए आपको एक और चीज याद रखनी है, इन सब में डिजिटल करेंसीज को मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। याद रखना, स्पेशल टेक्नोलॉजी जो डिजिटल करेंसीज को मैनेज करने के लिए जनरली यूज की जाती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस बैंक बोट रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस सेंटर। देखिए जो हमारे पास अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस सेंटर ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रा के नाम से, उसका जो ऑफिस है वो हमारे पास एक्वायर कर लिया है यस बैंक ने। एक्चुअली हुआ क्या है कि अनिल अंबानी इतना ज्यादा डेट में है, इतना ज्यादा कर्जे में है कि वो अपने कर्जे नहीं उतार पाए, तो यस बैंक ने क्या किया, उनकी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। ये हुआ है सरफेसी एक्ट के अंडर। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर एग्जाम से रिलेटेड बात करते हैं, तो सरफेसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फुल फॉर्म आपको बता दूं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, दैट इज सरफेसी एक्ट 2002। इस एक्ट में क्या होता है कि जिस भी पर्सन ने लोन लिया है, अगर वो लोन रीपे नहीं करता तो उसकी बिल्डिंग को, या जो भी उसने मोर्टगेज किया है या जिसके अगेंस्ट उसने लोन लिया है, उसको डायरेक्टली पोजेस करने की पावर आ जाती है बैंक के पास। हाँ जी, क्लियर। बैंक एक 60 डेज का नोटिस देता है लास्ट, और उस 60 डेज के नोटिस में अगर आपने कुछ पैसे पे कर दिए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपकी जो मोर्टगेज वाली जो भी चीज है वो कब्जा कर लेगा बैंक। ठीक है। यस बैंक की बात करूं स्टूडेंट, यस बैंक अभी पहले भी कुछ टाइम पहले न्यूज में था नेगेटिव रीजंस की वजह से, क्योंकि यहां पर बड़े लेवल पे चीजें जो है वो गड़बड़ पाई गई। और यस बैंक 2004 में हमारे पास एक एस्टेब्लिश हुआ बैंक है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसको एस्टेब्लिश किया था राणा कपूर, ठीक है, और इनके फ्रेंड अशोक कपूर ने। ठीक है, राणा कपूर और अशोक कपूर ने। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहूंगा जो ऑलरेडी हम पिछले कुछ लेक्चर्स पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ टाइम पहले एक बुक आई थी हमारे पास, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए बुक किसने लिखी है। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये बुक किसने लिखी है हमारे पास, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, ये बुक लिखी है बच्चों पवन सी लाल ने। ठीक है, राणा कपूर के ऊपर एक बुक आई है, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये बुक लिखी है पवन सी लाल ने। ये जानबूझकर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा ताकि मैं एक और क्वेश्चन आपको साथ के साथ अटैच करके बता सकूं। वो क्या कि पवन सी लाल ने ही एक और बुक अभी रिसेंटली रिलीज की थी कुछ टाइम पहले, और वो बुक नीरव मोदी के ऊपर थी। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मुगल
नीरव मोदी, ठीक है। नीरव मोदी के ऊपर भी एक बुक लिखी थी और वो भी लिखी है पवन सिंह लाल ने, और राणा कपूर के ऊपर भी एक बुक लिखी गई थी, वो भी किसने लिखी है, पवन सिंह लाल ने। तो इनका नाम याद रखिएगा, दोनों बुक्स से रिलेटेड इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड आफ्टर शरद पवार। देखिए शरद पवार एनसीपी के लीडर हैं और ये वही एनसीपी है जिसने गठबंधन किया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिवसेना के साथ, ठीक है। शिवसेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर एक सरकार बनाई हुई है, कहां पर, महाराष्ट्र में, जिसको नाम दिया गया है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, ठीक है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। तो एक तो ये नाम आप याद रखिएगा। तो इन्हीं के नाम पर एक नए फ्लावर का नाम दिया गया है, दैट इज अग्रिया शरद चंद्र जी, ठीक है। तो आपने याद रखना ये फ्लावर कहां मिला है, हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट जो है वो महाराष्ट्र से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे साउथ एंड तक जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फ्लोरा एंड फोना के लिए। तो यहां पर एक नई फ्लावर की स्पीसीज मिली थी और उसका नाम रखा गया है हमारे पास फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार जी के नाम पर, जो कि अभी एनसीपी के मेन लीडर भी हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपसे एक पहले तो क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा जो यूपीएससी में से पहले पूछा गया है कि हमारे पास वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट कहां पर जाकर मिलते हैं, तो याद रखना नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में हमारे पास मर्जर होता है वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न घाट के साथ। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनामुद्दी। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनामुद्दी हिल। ये आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अनामुद्दी हिल आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी। अनामुद्दी हिल इज इन द स्टेट ऑफ, हाँ जी, कौन सी स्टेट, हाँ जी लिख लिया बच्चों, सोच लिया मेरे ख्याल से। यहां पे आपको याद रखना है कि ये अनामुद्दी हिल आपको देखने को मिलेगी कहां पर, केरला में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल। देखो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी चीज बनती जा रहा है आज की डेट में, और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख रुपए का। लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस किसको प्रोवाइड किया गया है, पूरे भारत में 10 करोड़ फैमिलीज को जो सोशल इकोनॉमिकली वीकर हैं, ठीक है। तो यानी कि हर एक पर्सन को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट बना है जिसने एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में लॉन्च हुई है और ये अवेलेबल है स्टेट के हर एक नागरिक को। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला भारत का राज्य बन चुका है जो अपने हर एक नागरिक को क्या कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो कोई बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। अगर हम बात करें अशोक गहलोत, ठीक है, याद रखिएगा हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर, अशोक गहलोत। और यहां पर आपको एक और चीज मैं बता दूं, कालराज मिश्र जो हैं वो गवर्नर हैं, ठीक है। याद रखिएगा अशोक गहलोत जो हैं वो हमारे पास सीएम है और कालराज मिश्र जो हैं वो हमारे पास यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एज अ गवर्नर। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी स्टेट है, एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। और यहां पर आपको देखने को मिलती है अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। अभी हम माउंटेन्स की बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड बात कर रहे थे। यहां पर राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी अरावली माउंटेन रेंज। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन कि अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली, ओके। तो याद रखना बच्चों, गुरु शिखर, गुरु शिखर हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अरावली, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली वैसे तो हमारे पास हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो 1700 मीटर लगभग हाइट पे है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, लगभग 1700 मीटर, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। देखिए हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कितनी सारी न्यूज हमें लास्ट वीक में देखने को मिली और अच्छी खबर हमें मिल रही है ज्यादातर। अभी यहां पर एक पॉलिसी बनाई गई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। जो रेयर डिजीज होती है उनको कैसे टैकल करें। स्पेशली देखो बच्चों, अगर रेयर डिजीज
से पीड़ित व्यक्ति फाइनेंशियली पोर है तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज को टैकल करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, चांदनी चौक से लोकसभा के मेंबर हैं, 17वीं लोकसभा के चांदनी चौक से, ठीक है। और हमारे पास इनके बारे में याद रखिएगा, बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। सो इन्होंने हमारे पास रिलीज की है, अप्रूव की है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021। इसमें देखिएगा आप, द पॉलिसी कैटेगराइज रेयर डिजीज इनटू थ्री ग्रुप्स। पहले तो आप ये देखिएगा कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, 3 ग्रुप्स। और इसमें राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत हमारे पास 20 लाख तक के फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर वन टाइम ट्रीटमेंट। 20 लाख रुपए तक का फंड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द वन टाइम ट्रीटमेंट। एक चीज और बच्चों, अगर आप नोट डाउन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेजेंटली वर्किंग एज द चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO, ठीक है। इज प्रेजेंटली वर्किंग एज चेयरपर्सन ऑफ, याद रखिएगा, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO, ठीक है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन हमारे पास कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अगर मैं बात करूं, डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हाँ जी, नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ? हाँ जी, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चों अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ कौन है? ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अश्विनी कुमार चौबे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। देखिए एक अच्छी खबर और हमारे पास हेल्थ सेक्टर से ही, देखिए कितनी सारी खबरें। तो वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल्स कोविड को लेकर, तो ये रशिया ने डेवलप कर ली है, ठीक है। और इसको बनाने का काम किया हमारे पास रशिया की एक एग्रीकल्चर रेगुलेटर ने। और इसको हमारे पास आपने याद रखना है कि जो कैट्स एंड डॉग्स हैं उन सब के खिलाफ उन सबको कोविड से ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसका नाम दिया गया अल्फा कोरोना वायरस 1, ठीक है। जो भी कैट, डॉग्स और फेरेट्स जो कोविड से पीड़ित हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा अल्फा कोरोना वायरस 1, जो कि किसने बनाई है? रशिया ने बनाई है। आपको बताना चाहिए रशिया ने ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन की कई सारी वैक्सीन हैं जिनको ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, जैसे स्पुतनिक है, एपीवैक कोरोना है और कोविवैक है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा अब जो तीसरी वैक्सीन जिसको यूज किया जाएगा वो है स्पुतनिक। याद रखना बच्चों, अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही भारत में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन अभी स्पुतनिक को भी अप्रूवल मिल गया है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर रशिया की, तो रशिया कई सारी चीजों में, देखिए अभी वैक्सीन हमें सप्लाई कर रहा है और कई सारी जगहों पर हमारा साथ देता हमेशा दिखाई देता है। स्पेशली जब बात आती है डिफेंस की, तो रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा है। तो ऑल टाइम वेदर अलाई हमारे पास माना जाता है रशिया को। रशिया के प्रेसिडेंट याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि रशिया से हाल ही के टाइम में जो हमारा सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ था वो 2018 में हुआ था, वो था हमारे पास द परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया ने कितने यूनिट परचेज करने का फैसला किया था S-400 का। इंडिया कितने यूनिट्स परचेज कर रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रशिया से? हाँ जी, इंडिया गोइंग टू परचेज हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर इंडिया परचेज करेगा 5 यूनिट्स, ठीक है। और जिसके लिए इंडिया ऑलमोस्ट पे करेगा यहां पर एक बड़ी अमाउंट, दैट इज 5.43 बिलियन $, एक बहुत बड़ी अमाउंट। तो ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मिलने जा रहा है, ये कोई कम कॉस्ट पे मिलने नहीं जा रहा, ये अच्छी खासी पेमेंट पे इंडिया को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जापानीज नोबेल लॉरिएट इजामू आकासाकी पासिस हुए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए बच्चों, इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में
फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लू एलईडी। हाँ जी, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एलईडी का यूज भारत में और पूरे विश्व में बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, और आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रधानमंत्री की स्कीम चल रही है पीएम उजाला के नाम से, ठीक है, पीएम उजाला, प्रधानमंत्री उजाला, दैट इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट एलईडी फॉर ऑल, ठीक है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। एलईडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, एलईडी जो है, जो हम यूज करते हैं अभी, वो व्हाइट एलईडी है, लेकिन ये व्हाइट कलर कैसे मिला? जब 3 एलईडीज को मिक्स किया गया, दैट इज ब्लू, ग्रीन और रेड। इन 3 कलरों को जब आप मिक्स करते तो व्हाइट एलईडी। तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन और रेड एलईडी थी, लेकिन ब्लू एलईडी नहीं थी। तो जब ब्लू एलईडी डिस्कवर की इज़ामु आकासाकी ने, तो क्या हो पाया? तो हम व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर पाए, और एलईडी का जो यूज है वो और ज्यादा हमारे पास बढ़ गया। तो एलईडी में हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहां से हमारे पास लाइट एमिट होती है। तो एलईडी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एनर्जी सेविंग में हेल्प करती है ये बहुत ज्यादा। और 2014 में इज़ामु आकासाकी को नोबेल प्राइज मिला था उनकी गेम चेंजर इन्वेंशन के लिए, क्योंकि देखिए, जब से उन्होंने ब्लू एलईडी को डिस्कवर किया तो उससे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो पाई, क्योंकि ग्रीन और रेड एलईडी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। तो नोबेल लॉरिएट थे ये, नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 2014 में। नोबेल प्राइज की जब भी मैं बात करूं, याद रखना बच्चों, ये दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। और एल्फ्रेड नोबेल कौन सी कंट्री से थे? ही इज फ्रॉम, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता तो, स्वीडन। एल्फ्रेड नोबेल कौन सी कंट्री से? स्वीडन से थे, जिन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे पास किसकी? डायनामाइट की। किसकी डिस्कवरी की थी? ही डिस्कवर्ड डायनामाइट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन और पूछता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रिसेंटली हमारे एक इंडियन पर्सन, इंडियन ओरिजिन के पर्सन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेम द पर्सन हु रिसेंटली वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से है, इंडियन ओरिजिन से हैं, और इनको हमारे पास नोबेल प्राइज मिला था। ओके, आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि रिसेंटली हमारे पास 2 साल पहले लगभग हमारे पास अभिजीत बनर्जी को मिला था नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये क्यों मिला था? फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपने याद रखना है। फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी, याद रखिएगा, फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट ग्लोबल पॉवर्टी। उसके लिए उनको, उनकी वाइफ को हमारे पास नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था। उनकी वाइफ का नाम है एस्टर डफलो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं आप याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर पासिस अवे। देखिए, भारत के पहले जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे उनका नाम था दिग्विजय सिंह जला, दिग्विजय सिंह जला। और ये हमारे पास एमएलए थे वकानार गुजरात से, ठीक है, वकानार गुजरात से ये एमएलए थे। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ये फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर रहे थे 1982 से 1984 तक, जब इंदिरा गांधी हमारे पास देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अब देखिए, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना कि पहली बार हमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनाने की जो समझ आई वो 1982 में है कि हमारे एक इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी होने चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर हम कई सारी चीजें करते हैं, जैसे हमारे पूरा विश्व जो है हर साल एक मीटिंग कंडक्ट करता है, दैट इज सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस साल की मीटिंग जो है COP 26 है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होनी है। हम कई बार बात कर चुके हैं, आज के लेक्चर में भी बात करेंगे। तो लेकिन आज के क्वेश्चन में मैं ये नहीं कहूंगा, आप पहले तो आपने याद रखना है कि कौन हमारे पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। उनका नाम दिग्विजय सिंह जला। कौन सी स्टेट से थे? गुजरात से थे, ठीक है। और ये प्रिंसली स्टेट वकानार को एक तरह से रिप्रेजेंट करते थे पहले, ठीक है, हेड ऑफ द अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ वकानेर गुजरात। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एक हमारे पास एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स, कई सारे हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास नाम आपको देखने को मिलता है मिनीमाटा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन में बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो मिनीमाटा कन्वेंशन है वो हमारे पास किस चीज से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर बात करता है। ये इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है जो हमारे पास किस चीज से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। हाँ जी, मिनीमाटा कन्वेंशन हमारे पास पर्टिकुलरली किस चीज को लेकर बात करता है कि उससे हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ओके 2017 में बच्चों, पहले तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, 2017 में मिनीमाटा कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आया था। फोर्स में कब आया था? 2017 में। ये बात करता है टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। मरकरी का जो एडवर्स इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पे, उसको रोकने की बात कौन करता है हमारे पास? मिनीमाटा कन्वेंशन। याद रखिएगा, एनवायरमेंट के ऊपर मरकरी का एडवर्स इफेक्ट ना हो तो उसको रोकने के लिए 2017 में फोर्स में आया था मिनीमाटा कन्वेंशन। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हमें अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 मेंबर पैनल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ। तो आपको पता है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चल रहा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लॉ। 3 एग्रीकल्चर हमारे पास लॉज आए हैं नए, तो इनको लेकर एक 3 मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आपको याद रखना है कि ये 3 मेंबर्स कौन कौन थे। इनके नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एक तो है पीके जोशी। पीके जोशी हमारे पास ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और अनिल घनवत, ठीक है, अनिल घनवत, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सकेतकरी संगठना। और लास्ट हमारे पास अशोक गुलाटी, ये एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। तो इन तीनों के नाम जो हैं वो आप याद रखेंगे, अनिल घनवत, अशोक गुलाटी और पीके जोशी। इन तीनों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट हुई है, इसमें बताया गया है कि क्या इन बिल्स का फायदा है या नुकसान है प्रॉपरली। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बिल ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि जिस दिन हमारे पास पीआईएल की सुनवाई होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सुनवाई होगी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर बिल, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी। तो जल्दी ही ये रिपोर्ट आपको पब्लिकली देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्म लॉ। तो अभी आपको पता होगा दिल्ली में अभी भी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है फॉर्म लॉ को लेकर। लेकिन इसी दौरान हमारे पास एक बुक देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले। हमारे पास एक फॉर्मर जज ने एक बुक लिखी थी, एग्रीकल्चर एक्ट 2020। हमारे पास रिसेंटली एक बुक आई थी, एग्रीकल्चर एक्ट 2020। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो बुक है एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ये किस फॉर्मर जज ने लिखी है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिसेंटली अभी ये बुक आई है और एक फॉर्मर जज ने इस बुक को लिखा है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एग्रीकल्चर एक्ट 2020 बुक किसने लिखी है। ओके, ये बुक बच्चों लिखी है मद्रास हाई कोर्ट के जज ए.के. राजन जी ने। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के जज ए.के. राजन ने जो बुक है वो लिखी है। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है एग्रीकल्चर लॉ से रिलेटेड। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास। नेक्स्ट न्यूज बच्चों स्पाइसेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर क्या स्टूडेंट, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। और ये क्या काम करेंगे कि हमारे पास डेवलप करेंगे एक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस, जो कि सप्लाई चेन को इंप्रूव करेगा और ट्रेड को इंप्रूव करेगा रिलेटेड टू, हाँ जी, किसके बारे में? स्पाइसेस के बारे में। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला यूज कहां हुआ है? डिजिटल करेंसी में। लेकिन अभी हमारे पास बहुत से रिसर्चर्स और बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज आप अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। अभी होगा क्या, देखिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पास 1987 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम, नाम से पता चल रहा है, स्पाइसेस को एक तरह से पूरे विश्व में इंडियन स्पाइसेस को पहुंचाना और स्पाइसेस के बिजनेस को इंप्रूव करना है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कोची केरला में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? कोची केरला में। सो इसने हमारे पास क्या कहा है कि यूएनडीपी के साथ मिलकर ये काम करेंगे और ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाएंगे, जिससे सप्लाई चेन इंप्रूव हो पाएगी। सप्लाई चेन का मतलब कि जहां पर स्पाइसेस अच्छे से अवेलेबल हैं उनको वहां पहुंचाया जाएगा जहां पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली एक मैकेनिज्म हमारे पास डेवलप किया जाएगा जिससे कंज्यूमर को भी फायदा हो और सेलर को भी फायदा हो। ये हमारे पास अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया है जब हम बात करते हैं इस ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस की। चलिए अगर मैं बात करूं यहां पर स्पाइसेस की, तो भारत की स्पाइसेस आज से नहीं कई सौ सालों से फेमस है। इसी के लिए पुर्तगाली जो हैं वो भारत आए थे, कहीं ना कहीं उनको भी स्पाइसेस में, भारतीय स्पाइसेस में इंटरेस्ट था। अगर हम अभी के लिए बात करें तो आपको मैं बता दूं कि भारत में एक स्पाइसेस पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर पॉइंट से याद रखिएगा कि जो स्पाइसेस पार्क है, ठीक है, भारत में स्पाइसेस पार्क आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों पत्ताडी केरला में। ठीक है, पताड़ी केरला में ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने हम इंडियंस को
स्पाइसेस कल्चर हेरिटेज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए एक बार। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया स्टार्टेड एन ऑनलाइन कैंपेन टू एजुकेट इंडियन अबाउट कंट्री रिच स्पाइस हेरिटेज। नेम दैट प्रोग्राम। नेम दैट प्रोग्राम। ओके, तो करेक्ट आंसर है बच्चों स्पाइस ट्रेन। करेक्ट आंसर है हमारे पास स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया स्पाइस ट्रेन। इस प्रोग्राम के तहत इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा स्पाइसेस के रिच हेरिटेज और सिस्टम के बारे में। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज बच्चों हमारे पास मीटिंग ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ E9 कंट्रीज। अभी क्या हुआ है कि E9 कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और यहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन संजय धोत्रे ने पार्टिसिपेट किया। अब देखिए यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर ने आपस में बातचीत की कि कोविड-19 के टाइम पर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। थीम याद रखिएगा स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग। यहां पर देखिए फिर से वही बात हो रही है, डिजिटल लर्निंग की बात कहीं ना कहीं की जा रही है टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जेंडर इक्वालिटी का गोल नंबर 5 है, लेकिन फोर्थ गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखिएगा, बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है इनको लेकर। तो हमारे पास टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें से फोर्थ गोल बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की। अब देखिएगा फोर्थ गोल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और यहां पर हम बात कर रहे हैं E9 कंट्रीज की। E9 कंट्रीज क्या है? इन कंट्रीज को लॉन्च किया गया था 1993 में। इस ग्रुप को बनाया गया था 1993 में। क्यों बनाया गया था? देखिए आपने ग्रुप का नाम सुना होगा यूनेस्को, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा यूनेस्को। यूनेस्को का एक प्रोग्राम चल रहा है एजुकेशन फॉर ऑल। इस प्रोजेक्ट को एक तरह से प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए एक ग्रुप बना यूनेस्को के इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज, हाँ जी देखिए EFP का मतलब एजुकेशन फॉर ऑल समिट। ठीक है, ये हमारे पास न्यू दिल्ली में हुआ था और यहां पर 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आप याद रखिएगा, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान भी इसमें मेंबर है, टू रिमेंबर दैट। और यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको 9 कंट्रीज दिखाई दे रही होंगी। इसमें से कंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज इंडोनेशिया, जो एक पूरी की पूरी आइलैंड कंट्री है और यहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इंडोनेशिया में ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि इंडोनेशिया जो है वो भी पहले एक हमारे पास कॉलोनी हुआ करता था। 1945 में इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच ऑफ द यूरोपियन कंट्री? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी यूरोपियन कंट्री से हमारे पास इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे पास किसको? इंडोनेशिया को। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली थी हमारे पास नीदरलैंड से। ठीक है, इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? हमारे पास नीदरलैंड से इन द ईयर 1945। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्ट्रियल मीट टू रन अप COP26। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे COP26 की। देखिए COP26 को लेकर हमारे पास एक न्यूज भी आ गई। प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द वर्चुअल क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल मीट। ये मीट किसको लेकर थी? यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 जो एक क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग होनी है 2021 में, उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है UNFCCC के द्वारा। मैं बता देता हूं, यहां पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा। सो UNFCCC की जब मैं बात करता हूं तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस बार की मीटिंग कहां होनी है बच्चों? ये आप याद रखिएगा, इस बार की मीटिंग होनी है ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और जो कि यूके का पार्ट है। और पार्टनरशिप कंट्री किसके साथ पार्टनरशिप की है? इटली के साथ। और इस बार की जो मीटिंग है उसके प्रेसिडेंट कौन है? वो इंडियन ओरिजिन से हैं, आलोक शर्मा। इंडियन ओरिजिन से आलोक शर्मा। COP26 होगी हमारे पास ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मीटिंग ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की जाती है? UNFCCC के द्वारा। तो आप देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर ऑनलाइन मीटिंग को कहीं ना कहीं होस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है, एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट।
इस लिस्ट में क्या कहा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस लिस्ट में एक तो वर्ल्ड के टॉप 3 लोगों की बात की गई। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस जो कि फाउंडर है Amazon.com के, ठीक है, और अभी कई सारी कंपनीज को एक तरह से लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे है एलोन मस्क, जो बहुत तेजी से हमारे पास रिच पर्संस की लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज को लीड कर रहे हैं एलोन मस्क। और फिर थर्ड नंबर पे आते हैं बर्नार्ड आर्नॉट, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। इंडिया से सबसे रिचेस्ट पर्सन, नो डाउट अबाउट दैट, मुकेश अंबानी, जो विश्व में नंबर 10 पे आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मुकेश अंबानी हमारे पास कौन से नंबर पे आते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो नंबर 10 पे आते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं एशिया में, वो नंबर 1 पे ही है, जेफ बेजोस के बारे में। तो जेफ बेजोस राइट नाउ ही इज द सीईओ ऑफ अमेजन, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने फैसला ले लिया है कि वो इस पोजीशन को छोड़ देंगे। तो उन्होंने नए सीईओ को इलेक्ट कर लिया, जो हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, नेम द न्यू इलेक्टेड सीईओ ऑफ अमेजन। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि न्यू इलेक्टेड सीईओ ऑफ अमेजन कौन है। ओके, याद रखिएगा हमारे पास न्यू इलेक्टेड सीईओ ऑफ अमेजन एंडी जेसी, ही इज द न्यू इलेक्टेड सीईओ ऑफ अमेजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट भी टेक्नोलॉजी में अब यूज करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चीजों को इजी बनाने के लिए। तो SUPACE नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल यहां पर लॉन्च किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। इसमें होगा क्या, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पोर्टल है वो जजेस की हेल्प करेगा। जैसे कोई केस उनके पास आया तो उस केस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस केस रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये जजेस की हेल्प करेगा। और यहां पर आप देखिएगा ये पहला पोर्टल है वर्ल्ड में जो इन कलेक्ट रेलिवेंट फैक्ट्स एंड लॉ रिलेटेड केसेस and laws related to the cases, thereby easing the research process for judges। जजेस की कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। इसको लॉन्च किया है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे जी ने। याद रखिएगा शरद अरविंद बोबडे हमारे पास 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 47 चीफ जस्टिस को हमेशा नंबर से याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं ये भी आपने याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस हो सकते हैं एज पर द सिस्टम 33+1, ठीक है। 33 अदर जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच हमारे पास जो सीट है वो कहां है, दिल्ली में है। चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बात करता है अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेम द आर्टिकल दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आर्टिकल दैट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 124। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज यहां पर कहीं ना कहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और सुपेस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है हमारे पास। तो 48, तभी मैंने जैसा कि आपको बताया था 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव हो चुका है और वो होंगे हमारे पास NV रमना, ठीक है। NV रमना गोइंग टू बी द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अपना कार्यभार 24 अप्रैल से संभाल लेंगे। 24 अप्रैल 2021 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे और 2022 तक, 26 अगस्त 2022 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। देखिए एक बात और याद रखिएगा, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 124 के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। अब पहले थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं कि भारत के फर्स्ट CJI कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर HJ कानिया। ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, सर हीरालाल जी कानिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राइट नाउ सैलरी कितनी है, सैलरी, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है एज पर द न्यू रूल्स, सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ओके, याद रखिएगा सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास कितनी है, ₹2.8 लाख। जी हाँ, याद रखिएगा सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ₹2.8 लाख, जबकि अदर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी सैलरी कितनी होती है, उनकी सैलरी हमारे पास रहती है 2.5 लाख। जी हाँ, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 2.8 लाख। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास न्यू चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। देखिए सिडबी के बारे में पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो सिडबी है उसकी फुल फॉर्म, और ये हमारे पास एमएसएमई की हेल्प करने के लिए बना है। एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सिडबी स्पेशली इनकी हेल्प करने के लिए बना है। तो एस रमनन बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ, हाँ जी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले कहां काम कर रहे थे, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड में। ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया गया सिडबी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। सिडबी की अगर मैं बात करूं, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी हम वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सिडबी डायरेक्टली काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए अगर मैं बात करूं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो ये मैनेज करती है सिडबी, दैट इज PMMY, और इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हमारे पास आप मुझे आर का मतलब बताइए इस मुद्रा में। हाँ जी, इसकी खुद की फुल फॉर्म है मुद्रा की। सो आर स्टैंड फॉर व्हाट इन मुद्रा। हाँ जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर का क्या मतलब है, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा आर स्टैंड फॉर रीफाइनेंस। ठीक है, फुल फॉर्म मैं पूरी बता देता हूं। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखिएगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो बाइजू द एजुटेक कंपनी एक्वायर्ड AESL। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है बाइजू, जो कि एक लर्निंग ऐप है। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया था बाइजू रविंद्रन ने। इसके फाउंडर का नाम है बाइजू रविंद्रन, नाम याद रखेगा। और ये $1 बिलियन स्टार्टअप है भारत का। इसने एक्वायर कर लिया है, बहुत बड़ी डील हुई है हमारे पास आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, और उसके लिए इसने $1 बिलियन पे किया, लगभग 7300 करोड़। और देखिए ये सब क्यों कर रहा है बाइजू। देखिए बाइजू चाहता है कि वो अपने राइवल्स और अपने कंपटीटर्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सके। तो उसके मेन राइवल कौन है, सबसे अभी राइट नाउ मेन राइवल तो अनअकैडमी है। ठीक है, जिसके फाउंडर थे रोमन सैनी। याद रखिएगा अनअकैडमी के फाउंडर है रोमन सैनी और बाइजू के फाउंडर है बाइजू रविंद्रन। अब यहां पर एक और एंटिटी जो प्लेयर जो है जो मार्केट में उतर गया है वो है हमारे पास अमेजन अकेडमी। तो अमेजन अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, तो फंड्स की कमी उनके पास नहीं है और अब वो हर एक फील्ड में अपना हाथ आजमा रहे हैं और ज्यादातर चीजों पे क्या करते जा रहे हैं, कंट्रोल लेते जा रहे हैं। तो ये कहीं अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दिस विल अल्टीमेटली लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी न्यूज हमारे पास नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास सुपर टॉर्पीडो दैट कैन कॉज रेडियो एक्टिव सुनामीज। एक खतरनाक न्यूज हमारे पास स्टूडेंट, रशिया टेस्ट कर रहा है सुपर टॉर्पीडो। टॉर्पीडो अंडर वाटर मूव करने वाला एक वेपन होता है। जनरली इसको कौन यूज करता है, हमारे पास जो हमारे पास अंडर वाटर वेसल्स होते हैं। ठीक है, जैसे पनडुब्बी है। ठीक है, तो अंडर वाटर हमारे पास वेपन है टॉर्पीडो। पनडुब्बी को इंग्लिश में बोलते हैं सबमरीन। तो सबमरीन वगैरह सुपर टॉर्पीडो, ये टॉर्पीडोज को यूज करते हैं। लेकिन ये सुपर टॉर्पीडो बना रहे हैं जो कि जिसका नाम इन्होंने रखा है पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो। ये कहा जा रहा है कि ये टॉर्पीडो क्या कर सकता है, सुनामी ला सकता है। और ये सुनामी नॉर्मल सुनामी नहीं होगी, रेडियो एक्टिव सुनामी होगी, यानी न्यूक्लियर रेडिएशन से भरी सुनामी, जो हमारे पास बहुत बड़े एरिया को क्या कर सकती है, बहुत बड़े एरिया को डैमेज कर सकती है अपने आप में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक चीज है और इसकी जो रेंज होगी वो 10,000 किलोमीटर होगी। तो ये क्या करेगा, एक आर्म रेस शुरू करेगा। देखिए स्टूडेंट, इससे यूएसए के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो ऐसा कोई वेपन डिजाइन करे, और अगर यूएसए ऐसा कुछ करता है तो अल्टीमेटली चाइना भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इस सबसे घूम फिर कर खतरा इंडिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं, रशिया से पहले हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप कर रहा है, जिसका नाम आप याद रखिएगा
मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी है, टी-सरकॉन, ठीक है। टी-सरकॉन हमारे पास नाम से एक मिसाइल जिसकी स्पीड होगी मैक T627। तो रशिया जो है वो डिफेंस के मामले में बहुत आगे है, और जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया भी कि हमारे पास ये जो है S-400 वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम भी बनाने की ताकत रखते हैं। जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड का बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, ठीक है। और उसको राइट नाउ बना कौन रहा है, उसको बनाने का काम भी कौन कर रहा है, रशिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए रशिया से रिलेटेड। देखिए टॉर्पीडो की अगर मैं बात करूं तो टॉर्पीडो, इंडिया के पास भी कई टॉर्पीडोज हैं, लेकिन इस टाइप का टॉर्पीडो अभी फिलहाल किसी भी देश के पास एग्जिस्ट नहीं करता। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन, और इनकी पार्लियामेंट को, लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, डूमा। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, रशिया की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, डूमा के नाम से। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डू रिमेंबर दीज क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई ट्विन द डिपॉजिट लिमिट ऑफ पेमेंट बैंक्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। पेमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास स्टार्ट किए गए थे पेमेंट बैंक्स। और अभी यहां पर क्या था कि पेमेंट बैंक में मैक्सिमम डिपॉजिट जो एक पर्सन करा सकता था वो 1 लाख रुपए था, जिसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि पेमेंट बैंक में डिपॉजिट लिमिट कितनी है अब, 2 लाख रुपए, पहले कितनी थी, 1 लाख रुपए। पेमेंट बैंक के कुछ फीचर हैं जो इसे दूसरे बैंकों से अलग बनाते हैं, याद रखिएगा। पेमेंट बैंक हमारे पास क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, डू रिमेंबर, ये जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास ये जो पेमेंट बैंक है वो लोन भी नहीं दे सकते। जी हां, आपने सही सुना, जो पेमेंट बैंक है दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी लोन टू एनीबडी, ठीक है। और भारत में कई सारे पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि भारत का जो पहला पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। ये सारे पेमेंट बैंक किस लिए बनाए गए, ताकि हमारे पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन किया जा सके। एक और न्यूज हमारे पास आरबीआई ने जो दी है वो क्या, कि जो वे और मीन एडवांसेस लिमिट है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए वो बढ़ाकर कर दी गई है 47,010 करोड़ रुपीस। ये क्या मतलब हुआ, देखिए आरबीआई जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को लोन भी प्रोवाइड करता है, तो उसकी एक लिमिट सेट होती है। तो अभी आरबीआई ने वो लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 47,010 करोड़ रुपीस। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। चलिए, मैं पेमेंट बैंक की बात कर रहा था, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पेमेंट बैंक्स इन इंडिया एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी रिपोर्ट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी रिपोर्ट। हाँ जी, पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी रिपोर्ट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो करेक्ट आंसर है नचिकेत मोर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। पेमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर, जो कि भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में पेमेंट बैंक होने चाहिए, तो उसके बाद पेमेंट बैंक भारत में देखने को मिले। नेक्स्ट हमारे पास अजय सेठ बिकेम द न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। तो देखिए बच्चों, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो डिपार्टमेंट है वो आपका बजट प्रिपेयर करता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करता है। सो बजट प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सो याद रखिएगा, अजय सेठ जो हैं वो बने हैं नए सेक्रेटरी, और तरुण बजाज जो कि इससे पहले इकोनॉमिक अफेयर, जो हमारे पास इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे, वो बने हैं नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो याद रखिएगा, तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी, और हमारे पास अजय सेठ भी बने हैं नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। एक क्वेश्चन और जो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि हमारे पास ₹1 पे कौन से सेक्रेटरी साइन करते हैं, ₹1 के करेंसी नोट पे। तो ₹1 के करेंसी नोट पे साइन करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी साइन नहीं करते, और ना ही इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। वो कौन साइन करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत के करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर बच्चों अजय भूषण पांडे। याद रखिएगा, अजय भूषण पांडे
ठीक है, ही इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास 92% टारगेट अचीव्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो हमारे पास 92% टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास किसने बताया है? हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये डिक्लेरेशन आई है। देखिए मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। गवर्नमेंट की तरफ से एक लक्ष्य चल रहा है सबके लिए घर भारत में, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 तक, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके लिए हमारे पास एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके दो पार्ट्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, सो अभी यहां पर क्या बताया गया कि 92% जो टारगेट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने याद रखना है कि इसमें जो मिनिमम साइज ऑफ द हाउस रहता है वो 25 स्क्वायर मीटर का रहता है, जो पहले 20 मीटर का था। 25 स्क्वायर मीटर का एक घर मिनिमम प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट क्या था हमारे पास? टारगेट ऑफ 1 करोड़ हाउसेज टू बी सेट अप फॉर द कंप्लीशन इन द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में हमारे पास 2016-17 से 2018-19 तक 1 करोड़ का टारगेट रखा गया था। लेकिन इसका जो कंप्लीट टारगेट है, ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग हमारे पास, अगर हम बात करें, 4 करोड़ घर बनाने का टारगेट है। ठीक है, 4 करोड़ घर बनाने का टारगेट है रखा गया है इस सब के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल हमारे पास जो घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है वो 6 करोड़ है। ठीक है, टोटल 6 करोड़ है, ग्रामीण में 4 करोड़। नेक्स्ट हमारे पास मैरी टाइम एक्सरसाइज ली परोस। ठीक है, ला परोस ये हमारे पास कंडक्ट की गई। ये किस किस के बीच में? बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड द क्वाड एंड द फ्रेंच नेवी। देखिए हमारे पास एक तो क्वाड ग्रुप है। क्वाड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती है मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। ऑल्दो हम पहले पढ़ चुके हैं क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सो क्वाड के साथ इस बार एक और कंट्री ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है, उसका नाम है हमारे पास फ्रांस। तो फ्रांस ने इन 4 कंट्री साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की और उसका नाम है ला परोस। ठीक है, और ये कहां पर कंडक्ट की है? ये हमारे पास कंडक्ट की है यहां पर लाइक इन द ओशन। ठीक है, इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। ओके, सो ये आप याद रखिएगा, एक्सरसाइज कहां कंडक्ट हुई है? ईस्टर्न इंडियन ओशन में। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर ये क्वाड ग्रुप क्यों बना था? ये क्वाड ग्रुप को मिनी नाटो भी कहा जा रहा है कई जगहों पर, और चाइना इससे काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है जब से क्वाड ग्रुप की फॉर्मेशन हुई। अभी इनके लीडर्स की मीटिंग हुई थी, क्वाड ग्रुप के लीडर्स की मीटिंग हुई थी। क्वाड ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें स्टेबिलिटी और शांति बनाए रखना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्वाड का। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और शांति, और कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना। चलिए आपसे मैं ओशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़े ओशन में से एक कंसीडर किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन, उसको हम किस नाम से जानते हैं? डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। ओके बच्चों, किस नाम से जाना जाता है? मरियाना ट्रेंच। ठीक है, मरियाना ट्रेंच, ये अर्थ के ऊपर डीपेस्ट हमारे पास पॉइंट, इसको ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन। तो बच्चों यहां पर पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बनी है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हमारे पास पहली फुली इलेक्ट्रिफाइड जोन, मतलब यहां पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी सब इलेक्ट्रिसिटी चलेंगी, डीजल वाली कोई ट्रेन नहीं होगी। फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। देखिए भारत में कुल कितनी रेलवे जोन है? याद रखना 18 रेलवे जोन। ठीक है, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है जिनका सबका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने करना है। उसके लिए हमने टारगेट कब तक रखा है? देखिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट हमने रखा है 2023 तक, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो भी हम रेन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, उसके लिए टारगेट रखा है 2030। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने यहां पर जो हाईलाइट किए हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का नाम याद रखना, सुनीत शर्मा। अभी कुछ टाइम पहले ही चेंज हुए हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक जो है वो ये दोनों है हमारे पास, जो आपने यहां पर याद रखने हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि रेलवे ने कब तक टारगेट रखा है फुल इलेक्ट्रिफिकेशन का? सो दैट इज टू बी डन बाय 2023। 2023 तक वो लक्ष्य जो है वो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? कवर अप हो जाना चाहिए। उसके अलावा हमने बात की कि जो 2030 है उस तक आते आते हमारे पास, उसके आते आते हमारे पास ये जो टारगेट है, ये जो एनर्जी है वो भी रेन्यूएबल एनर्जी से, जो इलेक्ट्रिसिटी है रेन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस की जाएगी।
चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इंडियन रेलवेज ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अपना लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया था। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। इंडिया के लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपको कहां देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है? ओके, सो याद रखिएगा बच्चों, हुबाली रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, हुबाली रेलवे स्टेशन, ठीक है। और इसको सदोदन जी महाराज नाम से रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हुबाली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में देखने को मिलेगा। सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ये बन गया, इसने गोरखपुर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज, इंडियन मिलिट्री फार्म्स फाइनली क्लोज्ड। देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक कि इंडियन मिलिट्री फार्म्स, एक अलग से एक डिवीजन हुआ करती थी इंडियन मिलिट्री की, उसको 132 साल के बाद फाइनली क्लोज कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सप्लाई हाइजीनिक काउ मिल्क, हाइजीनिक काउ मिल्क को सप्लाई करना टू द आर्म फोर्सेस, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था। इसको फाइनली क्लोज कर दिया गया है अप्रैल 2021 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में पहला ये मिलिट्री फार्म कहां पर ओपन हुआ था? ये हुआ था 1 फरवरी 1889 इलाहाबाद में, जिसको आज आप किस नाम से जानते हो? इलाहाबाद को आज आप किस नाम से जानते हो? प्रयागराज के नाम से। इलाहाबाद को आज आप किस नाम से जानते हो? प्रयागराज के नाम से। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए अब क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन भारत में एक ठीक ठाक लेवल पे है और उसका काफी हद तक जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारे पास ऑपरेशन फ्लड को, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और हमारे पास आपको बता दूं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे पास भारत में हुई, ठीक है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इसलिए अब मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी खासी है, तो इन मिलिट्री फार्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए नेशनल मिल्क डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? भारत में नेशनल मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, सही आंसर है बच्चों 26 नवंबर, 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट गुरु तेग बहादुर जी की 400th बर्थ एनिवर्सरी हमारे पास आने जा रही है। उसको लेकर एक कमेटी बनी हुई है, हाई लेवल कमेटी की, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बर्थ जो एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करे थ्रू आउट द इंडिया। तो 70 मेंबर्स की एक कमेटी है जिसको लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन। ये बात आप याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको लेकर सेलिब्रेशन होनी है थ्रू आउट द कंट्री, उसको लेकर कमेटी बनी हुई है, 70 मेंबर्स की कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है। तो अभी एक मीटिंग हुई थी इस सब को लेकर कि कैसे एनिवर्सरी को और ज्यादा खास बनाया जाए थ्रू आउट द इंडिया, कोविड के टाइम पर स्पेशली। तो गुरु तेग बहादुर जी एक बहुत ही हमारे पास यूं कह सकते हैं बहादुर किस्म के लीडर हुआ करते थे, पूरी इंडिया में इनकी बहादुरी के चर्चे हुआ करते थे। अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि कौन से मुगल एम्परर के ये कॉन्टेम्पररी थे? कॉन्टेम्पररी का मतलब समकालीन। हाँ जी, किस मुगल एम्परर के कॉन्टेम्पररी हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर जी? तो करेक्ट आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है औरंगजेब। करेक्ट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है जिसमें आपने सीधा सीधा बच्चों क्वेश्चन याद रखना है। तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी की तरफ से रिलीज की गई और इसमें बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी का टाइटल किसको मिला है? वो मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को, जो कि बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है भारत के अंदर। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हमारा जो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। वर्ल्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूट किसको डिक्लेयर किया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को, और सेकंड नंबर पे रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। तो अभी भी आप देखिएगा कि यूएसए के जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी भी वर्ल्ड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती है और इसीलिए यूएसए का एजुकेशन और सिस्टम आज भी बहुत ऊपर है इंडिया के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन थ्रू स्मॉल सेविंग स्कीम। देखिए नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की कि वेस्ट बंगाल के लोगों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स कैसी होती हैं? जैसे किसान विकास पत्र, चिट फंड, ये सब जो चीजें होती हैं, इसमें हमारे पास
90,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट रही वो रही उत्तर प्रदेश। तो आपको बच्चों याद रखना है कि जो स्मॉल से, जैसे किसान विकास पत्र, केवीपी का नाम सुनते हैं आप, किसान विकास पत्र इज ऑल्सो अ स्मॉल सेविंग स्कीम, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे रहा। तो आपको ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस स्टेट का रहा, दैट इज वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे रही हमारे पास स्टेट उत्तर प्रदेश। अभी देखिए वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा न्यूज में है, इलेक्शन चल रहे हैं हमारे पास। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट वेस्ट बंगाल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट वेस्ट बंगाल। ओके, करेक्ट आंसर है जगदीप धनकर। करेक्ट आंसर है बच्चों जगदीप धनकर जी, ठीक है। ही इज द करंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट लास्ट न्यूज फॉर द डे, फर्स्ट वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। आपको पता होगा 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, और पहली वुमेन जिसने, जो सेलर है नेत्रा कुमानन, तो ये पहली वो इंडियन वुमेन सेलर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया ओलंपिक में, ठीक है, इन द लेजर रेडियल कैटेगरी। सो 10th इंडियन टू क्वालिफाई फॉर सेलिंग इवेंट। सेलिंग इवेंट एक अलग इवेंट होता है, तो उसमें क्वालिफाई करने वाली ये पहली पर्सन, पहली फीमेल हमारे पास बनी है। तो ये आप चीज याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन इनको लेकर कि कैटेगरी कौन सी है, ये पूछा जा सकता है। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आएगा। हमसे जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।